नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के चैप्टर 3 के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस हमने देखा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जिसके अंदर हमने देखा कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं हाल ही में 2019 के अंदर। उसके बाद हमने इसका देखा कि इसका विस्तार कहाँ पर है और इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उसको ज़रा अच्छे से हमें करना होगा ताकि जो नंबर्स हैं वहाँ से वो हम कवर कर सकें। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर कि जो आर्म्स के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है, यानी कि जो हथियार रखने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है या उसका जो बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस लिया जाता है। अब बिज़नेस के अंतर्गत यहाँ पर जो है उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या उसका जो रिपेयरिंग का काम है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। तो उसके लिए जो लाइसेंस लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसके अंदर फ़ीस कैसे तय होगी, वो सारी ही चीज़ें जो हैं चैप्टर 3 के अंदर हम आज देखने वाले हैं। और उसकी जो अपील है वो कहाँ होगी, किसके मतलब अंतर्गत में वो आएगी, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 18 तक इसमें प्रोविज़न्स किए गए हैं। सेक्शन 13 में बताया गया है कि जो अनुज्ञप्ति है वो कैसे प्राप्त की जाएगी, यानी कि जो लाइसेंस है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यानी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है, उसे हमें यहाँ पर जो है आवेदन करना होगा लाइसेंस के लिए। और जो आवेदन होगा उसका जो प्रोफॉर्मा है और उसके साथ जो उसकी जो फ़ीस होगी वह भी संलग्न होगी, यानी कि जब आवेदन करेंगे तो उसके साथ जो उसकी एक जो निर्धारित फ़ीस है उसके साथ ही जमा करनी होगी। जैसा कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब हम जाते हैं तो उसके फॉर्म के साथ साथ हम उसकी जो निर्धारित फ़ीस है वो पे करनी होती है। या फिर गुमास्ता जो लाइसेंस हम बनवाते हैं तो उसके लिए जो निर्धारित फ़ीस होती है वो हमें पे करनी होती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है निर्धारित फ़ीस रहेगी, वो हमें जो आवेदन हम देंगे उसके साथ ही पे करना होगी। जब ऐसा आवेदन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्राप्त हो जाएगा तो जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वह उस आवेदन की जो एक प्रति है वो अपने निकटतम जो पुलिस थाना है उसके बाहर सदक अधिकारी को भेजेगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह उसकी बारे में जो है जांच करे, या जो जैसा कि वह निर्देश दे वैसी वह रिपोर्ट उसके लिए बनाकर भेज दे। तो जब ऐसी रिपोर्ट जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जब उसे ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसके बाद यदि उसको और कोई जांच जो है आवश्यक लगती हो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने उस जो वो है आवेदन किया है, तो वह जांच कर लेने के पश्चात यदि उसे लगता है कि जो व्यक्ति है उसे सच में जो है ये जो लाइसेंस दिया जाना चाहिए, तो वह उसे जो है अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देगा, यानी कि लाइसेंस दे देगा। और या फिर इनकार भी यहाँ पर वह कर सकता है यदि उसे यह सही नहीं लगता है। इसके अंदर एक परंतु यह भी है कि जो बाहर सदक अधिकारी है पुलिस थाने का, यदि वह रिपोर्ट विहित समय के अंदर नहीं दे पाता है तो ऐसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है वह अपना आदेश दे सकेगा, इनकार करने का चाहे उसे अनुदत्त करने का। अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 3 के अधीन लाइसेंस वहाँ देगा जहाँ की वह लाइसेंस, इसके अंदर बताया गया है कि कब अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी और कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल एरियाज़ हैं जहाँ वो किस कंडीशंस में देगा। तो इसमें सबसे पहला है कि संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए, यानी कि या तो खुद का सेफ्टी प्रोविजंस के लिए, अगर किसी को जीवन का खतरा है और वह प्रूव करता है कि हाँ उसे सच में वास्तविक में जीवन का खतरा है, तब उसे मिल सकेगा। या फिर जो आखेट से रिलेटेड जो होती है एक्टिविटीज़, उनके लिए अगर कोई लेना चाहता है तब मिल सकेगा। तो इसमें कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं कि कौन सी जो गन होगी या कौन सी बंदूक जो होगी जिसके लिए यहाँ पर जो है लाइसेंस दिया जाएगा। तो उसके लिए बताया गया है कि ऐसी गन जिसकी जो नाल है, यानी कि जो उसकी नली है, उसकी लंबाई जो है 20 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, और 20 इंच से कम होगी तो इसके अंदर नहीं दिया जाएगा। और 20 इंच से कम नहीं होने वाली और चिकने बोर की, यानी कि जो स्मूथ जो आती है उसके अंदर जो है जो 20 इंच से ज़्यादा की होगी उसमें दिया जाएगा। या फिर जो फसल संरक्षा होती है, यानी कि बहुत सी बार बहुत सारे क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इस तरीके की लाइसेंस दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अफ़ीम की, यानी कि ओपीएम की जो खेती होती है, तो उसके लिए जो है वहाँ पर चोरी का बहुत ज़्यादा डर रहता है या लूट का डर रहता है। तो इस वजह से भी ऐसे किसानों को ऐसी फसल की रक्षा के लिए जो है इस तरीके के लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन
फसल संरक्षा के लिए चिकने बोर की बंदूक की अनुज्ञप्ति तभी दी जाएगी जब अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है, यदि उसे लगता है कि सच में उसकी आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें सिर्फ जो नाल के द्वारा जो भरा जाती है बंदूक, सिर्फ उसी वाली बंदूक की परमिशन यहाँ पर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त जो राइफल क्लब हैं, जैसा कि हमने इसके पहले जो चैप्टर 2 था उसमें देखा कि जो राइफल क्लब होते हैं या जो राइफल संगम होते हैं या ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहाँ पर जो है शूटिंग रेंजेस होती हैं, जहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है, तो वहाँ पर उस राइफल संगम या राइफल जो वहाँ का जो क्लब है उसको या फिर उसके जो सदस्य हैं उनको जो है लाइसेंस इसके अंतर्गत दिया जा सकेगा। और इसके अलावा किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन जो लाइसेंस है या फिर धारा 4, 5, 6, 10 या 12 के अधीन जो लाइसेंस है वह तभी दिया जाएगा जब अनुज्ञापन अधिकारी जो है, प्राधिकारी जो है, यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसे जो है कुछ सही रीज़न लगता है कि सच में उसे जो है आर्म्स लाइसेंस की आवश्यकता है या उसे देना चाहिए, तभी इसके अंतर्गत जो है उसे लाइसेंस दिया जाएगा। सेक्शन 14 रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंसेस। कब जो है अनुज्ञप्ति के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो कब उसे मना कर दिया जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा। तो धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन प्राधिकारी यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी धारा 3, 4, 5 के अधीन, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद यानी कि जो प्रोहिबिट फायर आर्म्स और प्रोहिबिट एम्यूनेशन है उसके लिए अगर कोई आवेदन करता है तो जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो ऐसी अनुज्ञप्ति देने से यहाँ पर इनकार कर देगा। या फिर उसके अलावा अगर कोई चैप्टर 2 के अधीन जो हमने अलग से जो चीज़ें देखी थी, यानी कि आयुध के लिए या गोला बारूद के लिए या फिर इस तरीके के अदर प्रोविजंस, जिस तरीके हमने उसमें देखे थे कि रॉकेट या बम या उससे रिलेटेड जो फ्यूज़न नलियाँ होती है उनके लिए अगर कोई जो है यहाँ पर लाइसेंस लेना चाहता है और अगर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको लगता है कि यह सही नहीं है तो यहाँ पर इनकार कर सकेगा। अब उसके अंदर यहाँ पर कुछ उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं। तो पहला कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने यानी कि एक्विजिशन करने या अपने कब्जे में रखने यानी कि पोजीशन में रखने या वहन करने यानी कि उसको लेकर चलने के लिए इस अधिनियम या तत्समय विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो। तो जब जो प्राधिकारी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसे अगर पता चल जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को जो है रिफ्यूज़ कर देगा देने से। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकृत चित्त का है यानी कि अनसाउंड माइंड है, या फिर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से वह अयोग्य है। अगर कोई और कारण की वजह से भी अगर इसके अंतर्गत अयोग्य पाया जाता है तो उसे जो है यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा अनुज्ञप्ति या लाइसेंस देने से। उसके अलावा लोक शांति या लोक क्षेम के लिए जो अगर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को देने से जो है हमारे जो लोक शांति है या जो लोक व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ हानि पहुँच सकती है या उसके ऊपर कुछ संकट आ सकता है, तब भी जो है लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है। और इस आधार पर यहाँ पर एक और जो पॉइंट है कि इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति है या नहीं। मतलब यहाँ पर यह चीज़ इसलिए लिखी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन का खतरा है तो वह यह साबित करता है कि हाँ वाकई में सच में उसे जीवन का खतरा है, तो उसे जो है यहाँ पर लाइसेंस दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि आखिर उसके पास जो है इतनी प्रॉपर्टी है या नहीं, यानी कि वह इतना ज़्यादा पैसे वाला है या नहीं है, या उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि उसके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, यह यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। सेक्शन 15 ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अनुज्ञप्ति के अस्तित्व अवधि और उसका नवीनीकरण। तो इसकी ड्यूरेशन उसके बारे में हमने देखा था कि जो अभी दिसंबर 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके द्वारा इसकी जो ड्यूरेशन थी उसको बदल दिया गया है, जो कि 3 साल थी उसको अब 5 वर्ष कर दिया गया है। तो धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले ही रिवोक न कर दी गई, यानी कि अगर 5 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही अगर उसे प्रतिसंहृत नहीं कर दिया गया है, यानी कि जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है या फिर भारत सरकार के द्वारा किसी निर्देश के अधीन जो है ऐसी जो अनुज्ञप्ति है यानी कि जो लाइसेंस है उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया है या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया है या रिवोक नहीं कर दिया गया हो, तो वह जो अवधि है वो 5 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद उसके अंदर एक प्रोविज़न और है कि यदि जो व्यक्ति है जिसके पास वो लाइसेंस है यानी कि जो अनुज्ञप्ति धारक है, अगर वह चाहे उसके कहने पर जो है ऐसी अवधि को कम किया जा सकेगा, या फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यदि उन्हें लगता है कि ऐसी अवधि को कम किया जाना चाहिए तो वो उसे कम कर सकेगा, यदि व्यक्ति जो है अपेक्षित हो या अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिन्यूअल कब होगा, तो जब रिन्यूअल होगा
वह प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है उस व्यक्ति को जिसके पास अनुज्ञप्ति है उसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास जो उसके जिस चीज़ के लिए उसे लाइसेंस मिला है ऐसी वस्तु को यानी कि फायर आर्म या एम्यूनेशन को जो है और उसके साथ जो दस्तावेज है वह लेकर उसे उसके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। सेक्शन 16 अनुज्ञप्ति के लिए फ़ीस। तो जैसा कि हमने देखा कि जो प्रारूप हम देते हैं या जो आवेदन हम करते हैं उसके साथ हमें फ़ीस भी देनी होगी। तो यहाँ फ़ीस के लिए अलग से एक डेफिनेशन एक सेक्शन दिया गया है जिसमें यह बताया है कि वो फ़ीस जो है जो उसके साथ संलग्न होगी आवेदन के साथ वो हर प्रकार के जो अनुज्ञप्ति है मतलब आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं किस फायर आर्म के लिए ले रहे हैं उसके लिए वो अलग अलग अनुज्ञप्ति के लिए अलग अलग फ़ीस हो सकती है जो सरकार द्वारा विहित की जाए। और इसके साथ ही उसके अंदर जो शर्तें बताई जाती है जो शर्तें विहित की गई है उसके अतिरिक्त शर्तें जो हैं यहाँ पर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वह यहाँ पर अलग से जो है शर्तें लगा सकेगा। सेक्शन 17 वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। इसके अंदर बताया गया है कि जो लाइसेंस है उसके अंदर फेरफार करना या उसको निलंबित करना या उसको प्रतिसंहृत करना तो उसकी जो शक्ति है वह भी अभी जो यहाँ पर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास भी होगी और जो भारत सरकार है उनके पास भी होगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए जो है वह जब ऐसा फेरफार करेगा तो जो वहाँ का जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है वह उस व्यक्ति को जिसकी अनुज्ञप्ति में फेरफार किया जा रहा है ऐसी सूचना देगा और ऐसी सूचना देने के पश्चात जो वह व्यक्ति है उसे वह जो अनुज्ञप्ति है यानी कि जो लाइसेंस है वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति धारक के आवेदन पर भी अनुज्ञापन प्राधिकारी शर्तों में फेरफार कर सकेगा यानी कि जो शर्तें विहित की गई हैं उनको छोड़कर यदि कोई ऐसी शर्तें हैं जिनमें फेरफार करना अनुज्ञापन प्राधिकारी के जो है नियंत्रण में है तब वो इसके अंतर्गत जो है बदलाव कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को सस्पेंड या रिवोक कर सकेगा यानी कि उन्हें जब वो सस्पेंड यानी कि निलंबित या जो प्रतिसंहृत करता है तो उसे लिखित आदेश में करेगा और उसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले सेक्शन में 15 में देखा था कि अनुज्ञप्ति का धारक किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने अपने कब्जे में रखने या वहन करने के लिए इस अधिनियम या तत्समय विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विकृत चित्त का है या अयोग्य है तो जो है उसका जो अनुज्ञप्ति जो है यानी कि उसकी जो लाइसेंस है वो यहाँ पर सस्पेंड या रिवोक की जा सकेगी। दूसरा कि लोक शांति की सुरक्षा या लोक क्षेम के लिए आवश्यक हो तब ऐसा किया जा सकेगा। यदि उसने अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया हो तब ऐसा जो है वेरिएशन सस्पेंशन या रिवोक किया जा सकेगा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा। या फिर जो सूचना उसको दी गई थी कि जो अनुज्ञप्ति है वह उसे अपने अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष जो है जमा करवा दे उपधारा 1 के अंतर्गत और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है असफल रहता है तब उसका जो अनुज्ञप्ति है उसे सस्पेंशन या रिवोक किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर किसी न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई जो है कार्रवाई चल रही है और उसके अंदर उसे सिद्ध दोष ठहराया जाता है तब उस दौरान जो है वह न्यायालय उसका जो ये लाइसेंस है आर्म्स का लाइसेंस है उसे निलंबित कर सकेगा या प्रवोक कर सकेगा। लेकिन यदि ऐसी दोष सिद्धि जो है साबित हो जाती है कि ऐसा कुछ उसने जो कार्य नहीं किया है तो जो इस तरीके का जो निलंबन किया गया है वो उसी वक्त रिवोक हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो राजपत्र में प्रकाशित कर पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जो अनुज्ञप्तियां हैं आर्म्स से लेके एम्यूनेशन से लेके उसको निलंबित या रिवोक कर सकेगी या फिर किसी पर्टिकुलर को भी जो है यहाँ पर वह रिवोक या निलंबित कर सकेगी। सेक्शन 18 अपील। अब जब ऐसा जैसे कि हमने देखा कि अगर हम किसी को आवेदन करते हैं अनुज्ञप्ति के लिए अब वो आवेदन हमें प्राप्त नहीं होता है या फिर वो उसे देने से मना कर देता है अधिकारी तो ऐसी स्थिति में या फिर वो रिवोक कर देता है तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर अपील होगी तो वह जो है सेक्शन 18 में बताया गया है। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करने वाला आदेश या अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार करने वाला आदेश या अनुज्ञप्ति रिवोक करने वाला आदेश से व्यथित व्यक्ति जो है अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। परंतु यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर ऐसा आदेश सरकार या उसके निदेशाधीन किए गए आदेश के विरुद्ध जो है यहाँ पर अपील नहीं होगी यानी कि अगर सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं होगी। अपील की जो गणना है यानी कि आदेश के बाद कितने समय के भीतर जो है अपील की जानी चाहिए वह जो है सरकार द्वारा यहाँ पर विहित की जाएगी और उसका जो गणना है वो लिमिटेशन एक्ट 1908 के द्वारा किया जाएगा।
अपील करने के दौरान जो अपील प्राधिकारी है वह उसको तब तक नहीं निपटाएगा, यानी कि अपील को तब तक नहीं निपटाएगा जब तक कि जो अपीलार्थी है यानी कि जिसने अपील की है वह उसका जो पक्ष है वह यानी कि उसको युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। इसके अंतर्गत ये साफ साफ लिखा गया है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसको पुष्ट करने वाला, उपांतरित करने वाला यानी कि मॉडिफिकेशन करने वाला या उलटने वाला अपील प्राधिकारी का हर आदेश अंतिम होगा। यानी कि अगर अपील प्राधिकारी अगर इसके अंतर्गत अपील के अंतर्गत कोई आदेश दे देता है तो वह यहाँ पर अंतिम होगा। तो यह था चैप्टर 3। इसके अंदर जो है हमने देखा कि इसमें किस तरीके से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कब उसे रिवोक किया जा सकेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।